हम लोगों ने पढ़ा था कल राजा किसानगर में सभ्यता के आधार पर हम चले थे कि हड़प्पा सभ्यता जो लेसन 1 में पढ़े थे, हड़प्पा सभ्यता बाद कौन सभ्यता अस्तित्व में आई, तो उसका आंसर हम बता दिए थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट कर पढ़े जा सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया। उसका कालक्रम जो था वो भी मैंने आपको वहाँ पर लिखा दिया, पढ़ा दिया। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि वहीं से आगे चलते थे पता चलता है कि एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। छोटा मोटा आदमी से मतलब है उसका कारनामा जो था, यानी कार्य जो उसकी उपलब्धियां थी, जो उसके द्वारा किए गए हम लोगों पर एहसान था, वो बहुत बड़ा था। यानी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार भारत में एक शहर जो है बनारस, उसके स्थापना के पीछे यानी जेम्स प्रिंसेप का ही हाथ था। जेम्स प्रिंसेप ने ही पहली बार जनगणना कराई थी। जेम्स प्रिंसेप ने ही, ताकि लोग और ज़्यादा बनारस को समझ सके, उनके बारे में किताब लिखकर भी इन्हें दिया था। बाहर से जो लोग आए थे उन लोगों ने भी जेम्स प्रिंसेप का तारीफ़ किया कि ये कोई सिंपल सा आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि वाला इंसान है। ये सारे चीज़ मैंने आपको लिखित रूप में और मौखिक रूप में दोनों कल हमने लिखा दिए थे, और इसके आधार पर मैं क्वेश्चन भी आपसे कल बनवा लिया था। इसके आगे चलते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने और क्या क्या चीज़ें किए थे। उनमें से एक राजा का नाम आता है जिनका नाम है अशोक, मैंने कल बताया था। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि अशोक का नाम इसलिए आता है क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के द्वारा यूज़ किए गए 4 लिपियां, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी, उनमें से ब्राह्मी और खरोष्टी को पढ़ने में पहली बार सफलता हासिल की थी 1837 में। ये पढ़ने में सफलता हासिल की, लेकिन खोज किसने किया था शिलालेख का, तो 1750 में पाद्रेटी फैंथलर ने। मैं ये कल लिखा भी दिया था और कल मैंने जैसे कि आपको मैंने पढ़ा दिया था। तो वहीं से अशोक का नाम आता है, और अशोक के जीवन भी अभी थोड़ा देर में हम सुनेंगे, और साथ में जानूंगा कि अशोक किस साम्राज्य से बिलोंग करते थे, उनके पूर्वज भी कोई थे क्या, या पूर्वज थे तो उसमें शक्तिशाली कौन सबसे ज़्यादा थे। ये सारी चीज़ अभी हम लोग देख पाएंगे इसी पर। तो यहाँ से चलते हैं किताब में आगे जो दिया हम लोग के पास, वो बातें लिखी हैं कि भारतीय अभिलेख विज्ञान, मैंने कल आपको समझाया था, भारतीय अभिलेख विज्ञान, भारतीय अभिलेख विज्ञान। आप सवाल हमसे ना करो, इसलिए मैंने कल ही जो है स्टार्टिंग में ही डे 1 में अभिलेख के किसे कहते हैं मैंने लिखा दिया था। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अध्ययन को क्या कहा जाता है, मैंने आपको ये भी बताया। मतलब एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। मैंने कहा था कि अभिलेखों का अध्ययन को बोलते हैं हम लोग अभिलेख शास्त्र, एकदम सिंपल सा है। और अभिलेख अगर किसे कहते हैं पूछा जाए तो अभिलेख कहते हैं, अभिलेख उसे कहते हैं जो किसी पत्थर पर, धातु पर या मिट्टी के बर्तन यानी कठोर सतह पर लिखे नहीं, खुदे जाते हो, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग अभिलेख बोलते हैं। तो भारतीय अभिलेख विज्ञान जो थे, उन भारतीय अभिलेख विज्ञान के अनुसार कहते हैं, क्या कहते हैं कि जेम्स प्रिंसेप जो व्यक्ति थे उनको बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई थी अभिलेख के मामले में, यानी 1830 के दशक में। और मैं कल हर चीज़ को समझा रहा था, अगर दशक बोला जाए मतलब दशक में होता है 10 साल, 10 साल यानी 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स। 10 साल का एक दशक बनता है। तो 10 यहाँ पर एक दशक ही है ना, दशक होना एक दशक, मतलब यहाँ कितना है 10 साल। 10 साल मतलब 1830 से 1840। और ये बोलते हैं कि 1830 का जो दशक था वो भारतीय अभिलेख विज्ञान के लिए बहुत ही प्रगति का क्या था, ये समय था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ को निकाला था, यानी इसके अर्थ को बताए थे। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। देखिए, ब्राह्मी और खरोष्टी का सबसे पहले उपयोग कहाँ पर करा गया था, तो इसको याद रखना यहाँ पर कि ब्राह्मी और खरोष्टी को जेम्स प्रिंसेप जो पढ़े थे उनका उपयोग सबसे पहले सिक्कों पर और अभिलेखों पर, अभिलेख यही पर इसका उपयोग किया गया था। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग यही दोनों पर किया गया था, याद रखना, सिक्कों और अभिलेखों पर। तो प्रिंसेप को पता चला, प्रिंसेप से मतलब जेम्स प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर पियदस्सी, देखिए ब्राह्मी इसी लिपियों में लिखा था पियदस्सी, और यही से समझिए क्वेश्चन को कि पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम। इसका मतलब होता है कि मनोहर समझते हो, मनोहर मुखाकृति वाले
राजा का नाम, राजा का नाम मतलब मनोहर वन समझते हैं। मनोहर वन मन को हरने वाला, मन को हरने वाला कोई बोलता है मनोहर। मुखाकृति मतलब मुख की आकृति, और राजा से मतलब होता है यहाँ पर अशोक के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। मतलब यहाँ पर प्रियदर्शी किसको कहा गया है? राजा अशोक को। याद रखना, राजा अशोक को ही कहा गया है प्रियदर्शी, और प्रियदर्शी का अर्थ होता है कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा, और राजा मतलब अशोक। तो कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम मिला है, और उस राजा का नाम में क्या लिखा गया था? राजा अशोक लिखा गया है। तो बौद्ध ग्रंथ की अगर माने तो बौद्ध ग्रंथों के मान्यताओं के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक ही शासक था जिसका नाम था राजा अशोक। याद रखना, अशोक सबसे ज़्यादा प्रचलित, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा यशस्वी, ख्याति प्रसिद्ध वाले व्यक्ति यानी राजा थे राजा अशोक, यानी सबसे ज़्यादा महान, इसलिए कहा गया है अशोक महान। अगर आप पढ़े होंगे कहीं भी, और ये अशोक ऐसा नहीं कि ये क्लास 12 में केवल है, 11 में भी इसकी चर्चा आई थी, 10 में, 9 में, 8 में इसका चर्चा कंटिन्यू आते रहा है, और ये सबसे महान शासकों में से एक था। उसी तरह मुगल वंश में अगर बात करें तो मुगल वंश में अकबर एक नाम मिलेगा आपको, अकबर। जिसे आप मुगल वंश में पढ़ोगे ना, इसी चैप्टर में किताब में है, तो मुगल वंश पढ़ोगे तो बाबर पढ़ोगे, बाबर के बाद जो है आप उसका जो है बेटा हुमायूं पढ़ोगे, हुमायूं के बाद उसका चल जाएगा अकबर, अकबर के बाद चल जाएगा आपका जहांगीर, जहांगीर को ऐसे कर चलते चलते तो अगर लास्ट में पहुँच जाएंगे कौन? जिसके 1707 में मृत्यु हुई थी, और सबसे क्रूर बड़ा व्यक्ति था मुगल में, उनका क्या नाम था? किसी को पता है? औरंगजेब। जो भी बोले बहुत सुंदर उत्तर है, औरंगजेब। सबसे घटिया, सबसे फालतू, सबसे कठोर राजा के तौर पर जाना जाता है औरंगजेब को, और सबसे महान राजा को नाम पर जाना जाता है, मुगल वंश में बात कर रहे हैं, मुगल में ये अकबर को। तो अकबर था मुगल वंश से संबंधित, और राजा अशोक जो है यह है मौर्य वंश से संबंधित, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, अ से अकबर और मौ से मौर्य, अ से अशोक, अकबर है मुगल वंश से, और अ से अशोक है, ये भी है मौर्य वंश से। तो अकबर, मुगल, अशोक, मौर्य सब मिल रहा है, इसे तो महान हो गया है। तो ये महान वंश के कारनामा के अनुसार ही महान हुए थे। लेकिन कभी कभी आप पढ़ोगे अशोक बारे में, अशोक ने भी बहुत घृणित कार्य किए हुए हैं, वो चीज़ जब आएंगे तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको। तो लेकिन यहाँ तक अभी महान ही इसको रखिए, फिर आगे तो बताएंगे। तो इस शोध से आरंभिक भारत के राजा इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। तो अगर कहा जाए कि सबसे प्रसिद्ध शासकों में से किस शासक को जाना जाता है, तो अशोक को। तो किस ग्रंथ के अनुसार? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अनुसार। याद इस बात को रखिएगा। चलते हैं और आगे हम लोग, अब चलते हैं हम लोग सीधा महाजनपद में। देखिए, महाजनपद और जनपद, ठीक है, पहले जान लीजिए वंश क्या है, उसके बाद जनपद और महाजनपद में हम लोग चलते हैं। इसको मैं डिलीट कर दूं क्या? इसमें कुछ ऐसा लिखने का लायक है नहीं कुछ भी, इस कल सब कल प्रारंभिक राज्य, प्रारंभिक राज्य में कहते हैं यहाँ पर कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकाली काल माना जाता है। सुन लेना बात को, क्या बोलते हैं कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को, याद रखना इस बात को, शताब्दी ईस्वी पूर्व को क्या माना जाता है? इस डेट को, ये जो देख रहे हो ना यहाँ डेट, इसको बोलते हैं परिवर्तनकारी काल। याद रखना क्या बोलता है? परिवर्तनकारी काल, परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे कि बताइए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को कौन सा काल माना जाता है? तो परिवर्तनकारी काल। क्यों माना जाता है? इसको नाम सबको पता होना चाहिए कि परिवर्तनकारी माने क्या होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन हुआ था, कुछ चीज़ें बदली थी जिस कारण से इसका नाम पड़ गया परिवर्तनकारी। क्या है समझ लो इसका, कि इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन के आरंभिक ग्रंथ में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो इस बात को भी याद रखना कि महाजनपदों की संख्या पूछ लेते हैं कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो याद रखना महाजनपदों की संख्या होती है 16। ये महाजनपद क्या है? ये राज्यों का नाम है, एक जगहों का नाम है, और 16 महाजनपद यहाँ पर दिखे गए हैं। और उनमें से सबसे पहला जो है, सबसे महान जो है, उनको कहा गया है मगध। नाम को भूलना नहीं है, एक एक लाइन करके चलिए। देखिए, याद पढ़ना
स्पीड पढ़ के फायदा नहीं है, आराम से पढ़िए। मैं क्या कहा कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व क्या कहा जाता है? परिवर्तनकारी काल। परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव हुआ था, बहुत सारी चीज़ें बदली थी। उनमें से आते हैं महाजनपद, एक शब्द आता है टर्म महाजनपद। तो महाजनपद और जनपद दो होते हैं, जनपद से बड़ा होता है महाजनपद, ठीक है ना। तो महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। 16 महाजनपद। जनपद है क्या? महाजनपद है क्या? तो ये कोई ऐसा कोई बात नहीं है। महाजनपद एक कोई राज्य ही है, राज्य में नाम बताएंगे हम सारे राज्यों का, और उसी महाजनपदों में से एक महाजनपद आते हैं जिनका नाम क्या है, लिख दिए बोर्ड में, मगध महाजनपद। ये बहुत ज़्यादा विख्यात और प्रचलित महाजनपद था। तो देखिए यहाँ लिखा है कि यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। कौन ग्रंथों में? बौद्ध और जैन धर्म में ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ग्रंथ यहाँ पर मिल रहा है, जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। ये कॉमन नाम है। क्यों? ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जनपदों में से गिने जाते थे। इससे स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। तो महत्वपूर्ण महाजनपद क्या क्या हो गए? जो इंपॉर्टेंट थे, जो शक्तिशाली जनपद क्या क्या हो गए? शक्तिशाली वाले लिखा हुआ यहां पर वज्जी, साथ में मगध तो है, मगध के बाद यहां कौशल, कौशल के बाद कुरु, कुरु के बाद पांचाल, ठीक है, पांचाल है, और गांधार है, गांधार और अवंती। ये जो हो गए, ये कुछ कुछ जो सबसे ज्यादा चीर परिचित थे और सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। उस 16 में से हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे महत्वपूर्ण था और सबसे शक्तिशाली था। और उनमें से भी इन 5 में से, 7 में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई अगर था तो मगध ही था। मगध साम्राज्य, मगध डायनेस्टी, मगध महाजनपद बोल लो, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। अब चल थोड़ा मगध के बारे में हम लोग चलते हैं। इसको मैं एडिट कर दूँ क्या? कुछ लिखना है किसी को इसमें? तो महाजनपदों पर ध्यान से यहाँ पर ये बात को सुनना कि यहाँ कहा है कि अधिकांश महाजनपदों पर, जो महाजनपद है ना, कितने थे महाजनपद? 16। तो अधिकांश, सब में नहीं, अधिकांश मतलब होता है कुछ से अधिक। तो अधिकांश महाजनपदों पर, यानी महाजनपद जो चलाते थे वो राजा चलाते थे, यानी राजा का शासन होता था। याद रखना, अधिकांश महाजनपदों पर किसका शासन होता था? राजा का। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक राजा व्यक्ति राजा कहलाता था। मैंने कल आपको जब पढ़ाया था, स्टडी किया, तभी मैंने बताया था कि अगर मैं ये इसको इंडिया कंसिडर करूं तो पहले बहुत सारे बिंदियां दिखाई पड़ती थी, बताए थे कल हम, और प्रत्येक बिंदिया में अपना खुद का एक राजा जो वहां के शासन को संभालते थे वो होते थे। तो उसी तरह यहाँ की बातें हैं कि प्रत्येक महाजनपद में एक राजा होते थे और वही उस राज्य को क्या करते थे? संभालते थे। उसके बाद क्या होते हैं कि प्रारंभिक राज्यों की बात करें तो 16 महाजनपद में ये सारा चीज़ आपको बताया। आगे देखते हैं कि प्रत्येक महाजनपद की राजा के साथ साथ, राजा तो होते थे, और प्रत्येक महाजनपद की राजा के साथ साथ अपनी खुद की क्या होती थी? राजधानी भी हुआ करती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे कि बताइए कि महाजनपदों में शासन किसका होता था? तो राजा का ही होता था। क्या महाजनपदों के पास खुद की राजधानी हुआ करती थी? तो इसका उत्तर क्या आएगा? हाँ, खुद की राजधानी हुआ करती थी। और वो राजधानी कैसी थी? तो प्रत्येक राजधानी, जिसके पास भी खुद का राजा और राजा रहेंगे तो राजधानी अवश्य होंगी, लेकिन सब में नहीं, कुछों में। तो राजधानी अगर है तो राजधानी को चारों तरफ से किलों से प्रायः सुरक्षित रखा जाता था, यानी किलों से घेर दिया जाता था। और किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की भी आवश्यकता होती थी। यानी किला जो बनेंगे वो फ्री में नहीं बनेंगे, उसके लिए पैसे भी चाहिए, रुपये भी चाहिए। और वो जो हैं व्यापारियों से कर के रूप में, कर मतलब टैक्स के रूप में क्या करते थे? वसूल करते थे। तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना कर दी। तो याद रखना, यहाँ भी एक बात है कि धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र क्या है? तो याद रखना, धर्मशास्त्र क्या है? तो ये ग्रंथ है। क्या है? ये ग्रंथ है। इनको लिखा कब गया था? 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। और किसने लिखा था? तो ब्राह्मणों ने लिखा था। यहाँ पर पॉइंट को याद रखना ना कि धर्मशास्त्र से इतना साल सवाल है। धर्मशास्त्र को लिखा किसने था? ब्राह्मणों ने। धर्मशास्त्र क्या है? एक ग्रंथ है। धर्मशास्त्र को कब लिखा गया था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। इस बात को मोने रेखो। आगे बढ़ते हैं। आगे में और क्या लिखा हुआ देखिए कि इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था। और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक
क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। वर्ण आगे पढ़ोगे हिस्ट्री में, वर्ण 4 होते हैं। पहले आएंगे ब्राह्मण, फिर आएंगे क्षत्रिय, फिर आएंगे वैश्य और फिर आएंगे शूद्र। 4 हैं क्या? 4 होते हैं वर्ण। उनमें से ही बोलते हैं कि राजा कौन बन सकते हैं? तो जो रहेंगे क्षत्रिय, राजा कौन बनेंगे? वही राजा बनेंगे। याद रखना, क्षत्रिय से ही होना चाहिए, वही राजा यहाँ पर संभालेंगे। तो शासकों का काम क्या है? किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारियों से कर लेना और भेंट वसूल करना माना जाता था। क्या वनवासी और चरवाहों से भी कुछ कर लिया जाता था? तो हमें इसको पढ़ने के लिए आगे जाना जरूरी है। आप चलते हैं आगे में। उसमें 16 महाजनपदों में सबसे प्रसिद्ध जनपद क्या था? क्या था जी? भागलपुर। कैसे कैसे बोलते हो ऐसे? भागलपुर बोलता है। अरे क्या भागलपुर है? मगध। 16 महाजनपदों में सबसे प्रसिद्ध जनपद क्या था? मगध ही था। इसके कारण क्या थे? कोई अगर प्रसिद्ध होंगे उसके कारण होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, ऐसे ही प्रसिद्ध हो गए। तो इसके 3 कारण फेमस है। सुनिए फिर लिखिएगा। कह रहे हैं मगध, जिसको आज बोलते हैं हम लोग आधुनिक बिहार। सुन लिया बात को, मेरी बात को सुनिएगा। मगध जिनको हम लोग बोलते हैं आधुनिक बिहार बोलते हैं, वो मगध में बोल रहे हैं क्या कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। सबसे शक्तिशाली। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं और सबसे पहला कारण क्या बोलते हैं कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। तो पहला कारण क्या था कि यहाँ पर खेती क्या होती थी? खेती बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी थी। यानी खेती बहुत ज़्यादा हुआ करती थी यहाँ पर, इतनी ज़्यादा कि अगर पड़ोसियों को भी खेती में मतलब जो भी फसल होती थी उसको सप्लाई करा जाता था। यानी लोग यहाँ से लेने के लिए आते थे, इसलिए मगध फेमस था। दूसरा बात क्या था कि यहाँ पर बोलते हैं कि मगध के खदानों में लोहे की प्रचुर मात्राएं उपलब्ध थी। यानी लोहे की खदान यहाँ पर उपलब्ध थी। याद रखना, मगध में क्या था? लोहे का खदान था। लोहे का खदान। अब लोहे का खदान से क्या मतलब है? अगर लोहे के खदान रहेंगे तभी तो युद्ध में अस्त्र शस्त्र किससे बनते हैं? लोहा से बनता है। तो लोहा लेने के लिए दूर दूर से लोग मगध आते थे, और मगध आते थे तो मगध यूं ही क्या हो गया था? फेमस हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। इस बात को मन रखो। क्या बताया फिर सुन लो कि खेती यहाँ पर क्या होती थी? बड़ी अच्छी होती थी। बड़ी अच्छे से क्या मतलब है? बड़ी अच्छे से क्या मतलब है? बड़ी अच्छे से मतलब है यहाँ पर जितनी आवश्यकता पड़ती थी उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर खेती हुआ करती थी। तो अच्छी नहीं बात है? अच्छी बात तो है, लेकिन यहाँ पर लोग बाहर से खेती मतलब अनाज लेने के लिए बाहर से लोग आया करते थे। अब अनाज यहाँ पर क्यों लेंगे? देखिए, अनाज यहाँ पर इसलिए लेंगे कि पहले क्या थे, हमने बताया कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। मैंने बताया कि नहीं बताया? अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, और राजा अगर होंगे तो जरूरी है कि राजधानी भी होंगे कि नहीं होंगे? तो राजा अगर हैं तो राजधानी है, तो और भी तो राजा हैं, खाली एक यही राजा थोड़ी ना होंगे। मैंने बताया कि 16 महाजनपद है, तो एक राजा थोड़े होंगे। 16 में से हो सकता है कि 14वां राजा बन जाए। तो एक राजा दूसरे राजा पर क्या कर सकते हैं? अटैक करेंगे। क्यों? ताकि उसका साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अभी दिखाएंगे अटैक कैसे करते हैं, मिला लिया जाए। वो राजा भी सोचेंगे तीसरा को मिला लिया जाए, वो सोचेंगे चौथा को मिला लिया जाए। इस तरह क्या होंगे? सब आपस में लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। तो युद्ध भूखे पेट थोड़े होता है, उसके लिए खाना की जरूरत पड़ेगी। और खाना यानी सबसे ज़्यादा अनाज कहाँ पर मिलेंगे? मगध। तो चलो मगध, पहले खाना का इंतजाम कर लो पूरे से, उसके बाद एकदम लड़ते रहेंगे नॉन स्टॉप। तो वही होता है। इसीलिए यहाँ पर लोग केवल यही वाला नहीं आते थे। मगध को छोड़ के जितने भी 16 जनपद थे, 15, वो सारे के सारे अगर जरूरत पड़ते थे तो खाने के लिए मतलब अनाज के लिए कहाँ संपर्क करते थे? इसी से संपर्क करते थे कि अपना नंबर दे दिए थे मगध के राजा ने कि हमारा नंबर है 9334386105, आइए हमको कॉल कीजिए, खाना जरूरत पड़ेगा, खाना बेशक पहुंचा देंगे, बेशक चिंता ना कीजिए। और आसानी से लोग जिसको खाने की जरूरत पड़ती थी पहले पूछते थे राजा घर में हो कि नहीं हो? राजा बोलता हाँ घर में आ जाओ। तो फिर आते थे बढ़िया से बैलगाड़ी लेके, टिरान लेके, और खाना ला के फिर चले जाते थे। लेकिन देखते कि एक ही आदमी बार बार आना जाना कर रहा है, बार बार आना जाना कर रहा है, तो उससे पूछते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो? रोज आते जाते हो? बोलता हम मगध जा रहे हैं। काय को मगध जा रहे हैं? तो अनाज लेने। तो इस तरह करके क्या हो गया, वो जान गया, तीसरा जान गया, चौथा जान गया, पांचवा जान गया, कंटिन्यू यहाँ पे लोग आते रहे, तो ये फेमस हो गया ना हो गया? ये ऐसे ही फेमस हो गया। तो ये पहली बात। दूसरी,
लोहे का खदान। अब लोहे का खदान तो क्या होगा, अच्छी बात है ना, लोहे होना चाहिए, अपने घर में भी खदान होना चाहिए। मैं घर में तो तिल का खदान, तो हम क्या करेंगे, बड़े आदमी बन गए, नहीं ना, किसी को बोले नहीं आज तक। सुन लो, लोहे खदान, लोहे खदान यह मतलब है कि अस्त्र शस्त्र किससे बनते हैं, लोहे के। अस्त्र शस्त्र लोहे से बनते हैं, तो लोहे का खदान। फिर से देखो, यही वाला कहानी यहीं पर है कि एक राजा पर अटैक करेंगे, फिर राजधानी को लूटेंगे, फिर दूसरे अटैक करके लूटेंगे। तो यहाँ पर जो लोहे, जो तलवार, भाला, ये सब जो भी बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, लोहा चाहिए। और लोहा कहाँ मिलेंगे, तो लोहा मिलेंगे चलो मगध। फिर फोन लगाओ किस नंबर पर, 933 वाला में, और तुरंत फिर यहाँ पहुँचते थे और यहाँ से लोहे बढ़िया तरीके से लेके जाते थे। और सामने जो रहता था वो क्या बोलते, लोहार का घर, ब्लैक स्मिथ का घर, वहाँ पर पीट पिटा लेते थे और खुद वो चल जाते थे। ये हो गया लोहे का कहानी। तो 2 कारण हो गया फेमस, याद रखिएगा, एकदम भूलना नहीं है। और तीसरा जो अंतिम वाला था, 3 कारण काफ़ी है, जंगल था, वन यानी जंगल यानी फॉरेस्ट। अब वन जंगल है तो बढ़िया ना बात है जी, खराब थोड़ी ना बात है, इसमें इसका होना चाहिए भी, सब जगह का अपना अपना ये होता है। तो यहाँ पर इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर जंगल है, अगर वन है, तो यहाँ पर जानवर भी क्या मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। और आप जानते हैं कि पुराने समय में अगर युद्ध करने जाते थे तो कैसे जाते थे, घोड़े पर सवार, पैदल सैनिक, घोड़े वाला सैनिक, हाथी वाला सैनिक, रथ वाला सैनिक। और रथ वाला को भी 2 घोड़ा 13 घोड़ा खींचते थे, याद है। अगर ये रहा एक राजा ए और इसके जस्ट 100 मीटर दूरी पर है राजा बी, तो भी लड़ेंगे पुराने जमाने में, तो क्या लेके जाते थे, घोड़ा लेके जाते थे, हाथी लेके जाते थे, रथ लेके जाते थे, और कुछ पैदल को भी लेके जाते थे, बस सामने फिर भी। और साथ में क्या लेके जाते थे, तीर, तलवार, ये सारे लेके जाते हैं। समय बदला तो राजा का सोच भी बदल गई। अब राजा यहाँ से आकर लड़ेंगे तो अब घोड़ा हाथी लेके थोड़ी जाते थे, अब पैदल ही चलने लगे, और साथ में क्या लेके जाने लगे, अब तलवार भाला छोड़ दिया, अब दूनली लेके जाने लगा, दूनली एकदम उड़ा देंगे यहीं पर, दूनलिया लेके जाते थे और लड़ाई। आज के डेट में तनिको झगड़ा होता है कहीं पर भी खुसर भुसुर। आज के डेट में अगर यही वाला यदि आज के डेट में 21वीं शताब्दी की बात करें, 21वीं शताब्दी में भी 2023 की बात करें, तो अगर आज कहीं लड़ाई होती है तो अगर थोड़ा सा और बैक चलते हैं, 23 में ही चलते हैं, 23 नहीं 22 में चलते हैं या 21 में चलते हैं, अगर लड़ाई होती थी तो फड़िया में केस कर देते थे, तुरंत फाड़ी तोड़ देते, फाड़ी समझते हो ना जी, अरे थाना, तुरंत एकदम खेते कहाँ चले जाते थे, एकदम थाना, और थाना में जाके रपट कराते थे कि ये फलना व्यक्ति ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है। लेकिन आज की डेट में बात करें तो आज के डेट में अगर कोई युद्ध करता है, मतलब लड़ाई करता है, तो वहीं पर उसको समेट देते हैं, नहीं थाना कचहरी बाद, पहले वहीं समेट दो उसको, धूम दिया जाता है, उसके बाद दोनों पक्ष के लोग थाना में हाजिर होते हैं। आज दूनल्ली वाले कुछ निकलते हैं, यही दूनल्ली है, डीम जो सका दे दिया, ये हो गया। तो पहले ऐसा नहीं होता था, जानवर आते थे पहले, तो जानवरों में उसको मगध में आते थे जानवर लेने के लिए। अच्छा, मगध में जानवर लेने क्यों आएंगे, मगध में एक राजा था, आप जानते हैं राजा अगर है तो उसका पूरा अंडर में कंट्रोल। अभी इसके जस्ट चैप्टर पढ़ोगे द टाइगर किंग, अभी पढ़ोगे इसके बाद इंग्लिश में, तब पता चलेगा। तो जानवर थे, तो जानवर को बिना राजा की इजाजत के जानवर ले जा सकते थे क्या, नहीं ले जा सकते। तो जानवरों को ले जाने के लिए राजा से परमिशन चाहिए। अगर राजा ने हामी भर दिया तो जानवर वहां पर लेके जाते थे, हाथी घोड़ा, और बढ़िया उसको ट्रेन करके और युद्ध में उसको उतारा जाता था। इसीलिए यहाँ पर लोग इन सबको लेने आते थे। तो आपको पता चल गया कि मगध क्यों सबसे ज्यादा फेमस था। तो पहला सवाल, मगध क्या है, एक महाजनपद है। महाजनपद की संख्या कितनी है, 16 है। उनमें से भी महाजनपद क्यों फेमस है, कितने कारणों से, तो 3 कारण से। आप तीनों कारण यहां पर देख लीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं डिलीट कर दूं इसको, किसको लिखना है क्या इसमें, वाह। इससे पूर्व में मगध सबसे महाशक्तिशाली महाजनपद बन गया। कब से, यार जान रहा कि महाशक्तिशाली बना कब है, महाशक्तिशाली कब बना था, कौन सा समय पर। तो याद रखना 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, 6 से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक ही क्या थे, ये महान थे, मतलब शक्तिशाली था। आधुनिक इतिहासकार इसका शक्तिशाली होने के पीछे कई वजह बताते हैं। उनमें से बोलते हैं कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खासतौर पर जितनी, मैंने लिखा दिया। दूसरा, लोहे की खदानें मिलती थी, मैंने बता दिया।
लोहे की खदान पहले बिहार में थी, वही लोहे की खदान आज आ गया झारखंड में। जमशेदपुर टाटा नाम सुने हो ना, वो पहले बिहार में था, अब झारखंड में आ गया है। में आसानी से उपलब्ध थी और जिसके कई सारे उपकरण और हथियार बनाए जाते थे। साथ में जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। हाथी को, घोड़ा को, वो भी यहाँ पर आसानी से मिल जाता था। अब यहाँ पर एंट्री होते हैं कि गंगा और इसकी उपनदियां से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। क्यों सस्ता और सुलभ होता था? क्योंकि गंगा नदी में हमेशा नाव चलते रहते थे, जिससे लोग आसानी से इस पार से उस पार चले आते थे। साथ में यहाँ पर बोलते हैं कि इनके समय पर यहाँ पर बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता के कारण विभिन्न शासकों की नीतियाँ बताई है। उनमें से कुछ कुछ राजाओं के नाम आप जान लीजिएगा। बिंबिसार, देखिए बिंबिसार, बिंबी, और इसका एक नाम और मिलेंगे, इसी का नहीं, नेक्स्ट राजा है अजात शत्रु। अब इसके सब के बारे में पढ़ना है, देखिएगा आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। बिंबिसार एक नाम है और एक बिंदुसार है। देखो दोनों नाम को कन्फ्यूज मत होना, हम पहले बताते अभी बताते हैं, सवाल बात नहीं करना हमसे। बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। बिंबिसार हर्यक वंश से है और बिंदुसार जो है मौर्य वंश से है। बिंबिसार अजातशत्रु का पप्पा जी हैं और बिंदुसार जो हैं ये किसके पप्पा जी हैं? अशोक के पप्पा जी हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। चलते हैं आगे और सबसे पहले चलते हैं मगध की एंट्री करते हैं। अब आपको बहुत सारी चीज़ जानना और लिखना भी है, मिटा दो इसको मैं। अब चलते हैं हम लोग, सबसे पहले चलते हैं हम लोग हर्यक वंश। ए बाबू सुन ले, हर्यक वंश इसको बोलते हैं। हर्यक वंश बोल लो या हर्यक डायनेस्टी बोल लो, कई बात है। अब आपको सबसे पहले हम इसका कहानी सुनाते हैं और फिर इसको हम लिखा देंगे, उसको लिख भी लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए तैयार हैं तो उस कहानी सुन लीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सुन लीजिए, नहीं सुनोगे? सुना है सुरसवा? वाह, चलो लेफ्ट घुरो, लेफ्ट घुरो, राइट घुरो, राइट घुरो, ठीक है बैठ। देखिए मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ था, यानी हर्यक डायनेस्टी कैसे बनी थी। सुनिए ध्यान से कि मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक था बृहद्रथ। ए बाबा सुनो, यहाँ सुनो, अब जो अलग करेंगे बार बता देंगे। मगध का सुनो कि मगध राज्य यानी मगध महाजनपद या शक्तिशाली जनपद बोलो, महाजनपद बोलो, सबसे प्राचीन वंश का नाम था यहाँ पर, क्या संस्थापक था? बृहद्रथ। यहाँ पर एक नाम मिलेंगे बृहद्रथ। कौन है? इतना छेछड़ इंसान दुनिया में कैसे न देखे जी हम? अजय ए बंदरा, शर्म ना आ रही है? हाँ तो लगा दो, तो जल्दी फट लगा दो। अभी तो चौं 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 करके की लगा रहा है, चुरचुरा की लगा दो एक बारी, तो मजा ले रहा है। एकदम भेड़िया इनसे किस्म के आदमी हो यार तू। चलिए सुनिए, तो मैंने आपको क्या बताया, मगध के सबसे प्राचीन वंश, और उस प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। इस बात को याद रखना बाबू, सुन लो, मैंने फिर बता, सुन लो क्या बता रहा है कि मगध एक महाजनपद था। मगध महाजनपद में कभी न कभी कोई वंश शासन कर रहे होंगे, और उस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बृहद्रथ। इसने अपनी, मैंने बताया था कि जब कोई राजा होते थे तो अपनी राजधानी बनाते हैं, तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? गिरिव्रज में। गिरिव्रज में क्या बनाई थी? अपनी राजधानी। और यही गिरिव्रज बाद में चेंज होकर बनता है राजगृह। और यही वाला फिर बन जाता है राजगीर। और आप सुने होंगे राजगीर की पहाड़ियां बिहार में है, जहां पर आप घूमने जा सकते हो। राजगीर की पहाड़ियां, राजगृह मतलब होता है राजा का घर, राजाओं का घर। ये 5 पहाड़ियों के, इसमें 5 पहाड़ियों के मध्य में बसे हुए थे, इसलिए इसको बोलते हैं राजगिरी। यहाँ पर राजाओं लोग रहते, इसलिए राजगिरी नाम पड़ा था। यही बाद में राजगिरी बना, और पहले इसको गिरिव्रज के नाम से जानते थे। किसके टाइम पर? जब बृहद्रथ हुआ करता था तब। और जरासंध यहाँ पर एक राजा है, बृहद्रथ का पुत्र। याद रखना, जरासंध जो है बृहद्रथ का क्या है? पुत्र है। तो इनका जो पुत्र है, उनका पुत्र नाम क्या है? जरासंध। क्या जरासंध नाम पहले कभी सुने हो? जरासंध नाम पहले कभी सुने हैं आप? नहीं सुने हैं? तो हम सुनाते हैं, आपको याद होना चाहिए। जरासंध महाभारत के टाइम में, याद रखिए, जब
भीम 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 जो 5 पांडवों में से एक शक्तिशाली पांडव थे, भीम ने जरासंध के साथ जब इसका युद्ध हुआ था तो उसका पैर को अलग कर दिया था। आप लोग नहीं जानते हैं, अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, मैं थोड़ा सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा। कि हुआ ये था कि जरासंध वर्सेस भीम, जरासंध वर्सेस भीम, ये दोनों बीच में आज होना था कुश्ती, और कुश्ती को उस समय बोलते थे मल्ल युद्ध। क्या बोलते थे? मल्ल युद्ध। एकदम बढ़िया से लड़ेंगे बालू में। उस समय सब जनता लोग बैठे हुए थे और दोनों शक्तिशाली। भीम का शक्ति का अंदाजा आपको पता है, जरासंध का पता नहीं था, जरासंध भी शक्तिशाली थे, कौन किसको हरा पाए, लेकिन भीम सब कुछ ज़्यादा ही चर्चित था। तो भीम इसको कई बार पटका और क्या करते थे, एक पैर को रखता था पैर में और एक पैर से इसे चीर देता था और इसे फेंक देता था। जैसे ही फेंकता था फिर आके जुड़ जाता था, फिर करता था, कई बार शुरू हुआ। भीम को समझ नहीं आ रहा है कि माजरा चल क्या रहा है। तो लास्ट में कृष्ण ने उसको क्या दिया, हमको हिंसा से बिल्कुल लगाव नहीं, अहिंसा चाहिए हमको। हो गया, हो गए, चलते हैं आगे। तो कहानी आपको समझ में आ गया। तो वही जरासंध है, यानी जरासंध के पापा कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ कहाँ पर पहले शासन करते थे? मगध में। मगध का पहला वंश कौन लाया था? बृहद्रथ ने। राजधानी कहाँ बनाई थी? गिरिब्रज। और किस नाम से जानते हैं? राजगृह। राजगृह का अर्थ क्या होता है? राजाओं का घर। और किस नाम जानते हैं? राजगीर। यह क्या भी अस्तित्व में है? बिल्कुल है। यहाँ पर जा सकते हैं और पिकनिक मना सकते हैं। साथ में बृहद्रथ जब उलट गए तो उनके पुत्र क्या नाम था? जरासंध। जरासंध का जिक्र आता है। जरासंध का सबसे फेमस लड़ाई क्या था? भीम के साथ। मैंने अभी आपको घटना सुना दिया। तो ये था हर्यक वंश के बारे में, मैंने मगध का थोड़ा सा उत्पत्ति था। अब मेन चलते हैं हम लोग हर्यक वंश में। हर्यक वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है उसको वो माना जाता है बिंबिसार। याद रखना, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक से मतलब है कि जो रियल में हर्यक वंश को जो बसाया था उनका नाम था बिंबिसार। देखो भैया, हम बार बता रहे हैं कि याद रखिएगा बिंबिसार है, ना कि बिंदुसार है। कन्फ्यूज नहीं, दोनों लड़का अलग अलग है। ये बिंबिसार है। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। तो यहां सुनिएगा, फिर लिखा भी देंगे। पहले सुन लो बात को। क्या बोला है कि हर्यक वंश के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक बोल लो, जिसका नाम था बिंबिसार, वह मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। किस नाम में बैठा था? यह मगध की गद्दी, हर्यक वंश के नाम पर इसने एक अपना वंश चलाया और मगध की गद्दी पर, हालांकि हर्यक वंश मगध में ही था, तो मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 544 में बैठा। कौन? बिंबिसार। याद रखना, तो बिंबिसार 544 में बैठा, लेकिन किसके अनुसार? बौद्ध धर्म के, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। ठीक है ना। और याद रखना, अगर बौद्ध धर्म के अनुसार बैठा है तो अगर पूछता भी है कि तब बताइए बिंबिसार का धर्म क्या था, तो उस समय बिंबिसार का धर्म था बौद्ध धर्म। याद रखना, बिंबिसार किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को ये मानते थे। कौन? बिंबिसार। देखिए, आपको याद नहीं होगा, फिर सुन ले, मैं बताता हूं। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 में बैठा। किसके अनुसार? तो बौद्ध धर्म के, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। बौद्ध ग्रंथ के अगर अनुसार है तो इससे साफ पता चलता है कि बिंबिसार भी किसको मानते हो, कौन सा धर्म मानते होंगे? बौद्ध धर्म को। यहां तक किसी को शक है क्या? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिए, आगे बोलते हैं क्या? बिंबिसार जो थे, बिंबिसार कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। ये सुन लो, बिंबिसार कोई छोटा मोटा आदमी था। मतलब बिंबिसार छोटा मोटा आदमी नहीं था, मतलब लंबा आदमी था क्या? अरे लंबा छोटा सा मतलब नहीं होता है। देखिए, कहता है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में क्या कर लिया था? मिला लिया था। बिंबिसार ने क्या किया था? बिंबिसार बहुत ज़्यादा चालबाज, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और कूटनीतिक प्रगति के लोग हुआ करते थे। इसने अंग राज्य को हरा दिया। अंग राज्य जो महाजनपद में ही आते हैं, जहां पर शासन कौन करते थे? ब्रह्मदत्त कभी राजा हुआ करते थे। तो अंग राज्य में आक्रमण करके वहां के राजाओं को हराकर अंग राज्य को कहां मिला लिया? मगध में मिला लिया। इस बात को आप लोग याद रखना, मगध में मिला लिया। और बोलते हैं कि बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर के उसे अपनी राजधानी बना लिया। तो यहां पर दो बातें हैं। पहली बात, गिरिब्रज किसकी राजधानी थी? तो बृहद्रथ की। राजगृह किसकी राजधानी थी? तो बिंबिसार की। यह किसका राजधानी थी? बिंबिसार का। मतलब जो भी राजा बनते थे ना, वो अपना राजधानी को चेंज कर लेते थे। जैसे इसी में चेंज होगा, पढ़ेंगे हम लोग आगे में। तो ये हो गया आपकी बातें। तो बिंबिसार ने मगध पर कुल मिलाकर
52 साल तक शासन किया। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बिंबिसार ने मगध पर कितने साल तक शासन किए, तो 52 साल तक, 15 ईयर्स तक, यानी 52 साल तक मगध की गद्दी पर बिंबिसार बैठे रहे। इसी के समय में महात्मा बुद्ध भी थे। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। यहाँ पर देखिए होता ना फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर होता नहीं सबके पास, अरे सबके घर में को होता फैमिली डॉक्टर। हमको लग रहा है सबके पास यहाँ फैमिली डॉक्टर होंगे कि नहीं होंगे, अरे फिर नहीं होंगे का, नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, जाओ, नहीं है तो नहीं है। यहाँ पर सुनिए ध्यान से कि बिंबिसार जो राजा हुआ करते थे, ये राजा के पास था एक फैमिली डॉक्टर, नाम याद रखना क्या था, एक फैमिली डॉक्टर बाबू थे, और फैमिली डॉक्टर का नाम क्या था, जीवक, याद रखना जीवक, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जीवक कौन थे, बिंबिसार का फैमिली डॉक्टर। और इसी समय पर भगवान बुद्ध को बिंबिसार ज़्यादा मानते थे, उनके धर्म को अपनाया करते थे। तो एक बार क्या बात है कि महात्मा जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध पीड़ित थे, मतलब थोड़ा इनको बुखार टाइप का कुछ आया था, तबीयत खराब नहीं, मतलब ठीक नहीं रहता था। तो क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपना जो राजवैद्य था, राजवैद्य बना होता फैमिली डॉक्टर, इसी को बोलते हैं राजवैद्य, ठीक है ना, फैमिली डॉक्टर जीवक को क्या कहाँ भेजा, महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। यहाँ पहला उत्तर हो गया। दूसरा एक था अवंती का राजा, ये रहा मगध। देखिए अगर मैं मैप बनाऊं, ये रहा आपका मगध, देखिए ये रहा मगध, और यहाँ पर कहीं है अवंती, नाम याद रख लीजिएगा, अवंती। यहाँ पर है आपका अंग, यहाँ पर है मल्ल, यहाँ पर है आपका काशी, समझ बात को, इस करके हैं। तो ये इसके ऊपर में आपको मिलेंगे वैशाली। देखिए अंग की राजधानी थी वैशाली, काशी राजधानी थी बनारस। देखिए ये जो राजा थे, यानी यहाँ पर कौन था, बिंबिसार, ध्यान सुनना, बिंबिसार कई बार इस राजा पर, यहाँ पर इसको अपना बनाने का, मतलब आक्रमण करके, अवंती, ये है अवंती, ये है अवंती। अवंती कहाँ है, आज के डेट में अगर बात करूँ तो अवंती एमपी में है, मतलब मध्य प्रदेश में है। इनको अटैक करके मिलाने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। होता क्या है, यहाँ पर एक राजा हुआ करता था, राजा का नाम था प्रदोत्य, याद रखना क्या नाम था, प्रदोत्य। इनको एक बार हो गया कोनो बीमारी टाइप हो गया, बीमारी, ये राजा को बीमार पड़ गए, बीमार सब होते हैं, बीमार टाइप हो गया, और बीमारी कुछ खतरनाक वाला बीमारी हो गया। ये माथा दर्द कान दर्द नहीं होता है, माथा दर्द कान दर्द पेट दर्द, ये सब स्टूडेंट का पुराना बीमारी है, होता ना, आपको पता है। एक होता है सिर दर्द, दो है हाँ पेट दर्द, तीसरा है कान में दर्द, चौथा है माथा तो सिर हो गया, कौन कहता बनाएगा हैं, ये हो गया। एक बार होता है हाथ पैर सकसकाना, हाथ पैर सकसका रहा है। पांचवी जो बीमारी होती है सबसे खतरनाक वाला बीमारी, ये स्टूडेंट का बीमारी है, याद रखना, आप भी याद करो, ये बीमारी से कभी गुजरे होंगे, जब कभी स्कूल जाने का मन नहीं किया होगा, या फिर कभी एब्सेंट किए होंगे तो मास्टर को यही वाला बीमारी चिपकाई थे, याद करो। ये सब कॉमन बीमारी हो गई स्टूडेंट का। और सबसे अंतिम बीमारी जो हो गई, बुखार नहीं, घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं था सर, घर में कोई था, ताला लगा था। अबे ताला लगा तो तुम कहाँ थे, हैं घर था, तुम कहाँ थे बताओ भाई, तुम बाहर तो थे नहीं, तो घरे में ना था, ताला लगा के आ जाता, घर कौन उठा ले जाएगा भला तुम्हारा, हैं क्या रखे हो घर में। तो ये था स्टूडेंट का कॉमन बीमारी। आज इस बीमारी से कोई नहीं गुजरते हैं, ठीक है ना। अभी ऐसा बीमारी आ गया ना, कोई पांचों मिला के एक हो जाता है, एक बीमारी होता है उसमें सब हो जाता है, सिर दर्द पेट दर्द कान दर्द उल्टी फुल्टी सब हो जाता है, समझ बताओ, नाक कान सब बह लगता है, यही वाला। और अंत में सबसे लास्ट में जब इस सारे बीमारी होते हैं तो सच में घर में ताला लग जाते हैं, और सब कहाँ चले जाते हैं, बाहर इलाज कराने के लिए। ये हुआ असली ताला, समझे। तो ये बीमारी था। तो उसी तरह का टाइप का कुछ बीमारी हो गया था राजा प्रदोत्य को। कहते हैं, किसी को बोलिएगा नहीं, राजा प्रदोत्य को हो गया था पीलिया। पीलिया समझते हो क्या, बोलो 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 बोलो, अरे पीलिया नहीं जानते हो, जॉन्डिस इसको बोलते हैं, जॉन्डिस, अरे जॉन्डिस बोलते हैं जिसको, पीलिया उसी को तो बोलते हैं जिसमें नाखून, हाथ, आंख, कान सब पीला हो जाते हैं। इवन आप यदि व्हाइट कलर का शर्ट पहनोगे ना, कुर्ता, वो भी आपके वो पीले हो जाएंगे। पीले मतलब पूरे पीले नहीं, अब ऐसा नहीं कि लगन वाला वो पीला हो जाएगा, उबला नहीं, हल्दी वाला पीला,
हल्का पीला दिखेंगे, याद रखना। तो वही पीलिया रोग हो गया था राजा प्रद्योत को। बेचारा बहुत पीड़ित था, हर जगह का इलाज करा लिया, हर जगह का दवा दारू खा लिया, लेकिन कुछ इलाज नहीं हुआ। राजा प्रद्योत सोच रहा है कि आप तो बचेंगे नहीं, लेकिन एकमात्र सहारा है, और वो है हमारा मित्र, परम मित्र, जिसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार को उसने खबर भिजवाया कि बिंबिसार हमारे दोस्त, हमारे गरीब दोस्त, हमारी मदद करो। कहा क्या बात है? कहता है कि हमको बीमारी हो गया। बीमारी नहीं हुआ, बीमारी हुआ। कौन बीमारी? तो बोलता है हमको पीलिया हो गया, तो हमारा इलाज कोई कर नहीं पाता, बोझ खाएं, कुछ हुआ नहीं, तो हमें कुछ इलाज कराओ। तब कहा कि चिंता नक्को, चिंता नक्को, हम भेज रहे हैं। उसने राजा जीवक को तुरंत फोन लगाया 933 में, फिर से धाए से जीवक पहुंचा, तो अपना फ्रूटिया में फट से पहुंचा, और उसने कहा कि बताइए क्या आदेश है। किसको? बिंबिसार को। कहा कि तुमको आज जाना है दूसरी जगह। दूसरे कहाँ सर? वहाँ से। कहता तुमको जाना अवंती, जाओ अभी, तुरंत जाओ। अवंती कहाँ है सर? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, बिहार से मध्य प्रदेश, बहुत समय लग जाएगा, कुछ समय लगेगा, फटफटी अष्ट करो, भागो जल्दी। तुरंत जीवक पहुंचा कहाँ पर? अवंती। अवंती के राजा प्रद्योत को बढ़िया से चाका झांका, बढ़िया से किया, और उसके पेट से जॉन्डिस को निकाल के बाहर फेंक दिया तुरंत। राजा प्रद्योत एकदम खुश हो गया, चकचक हो गया, झकझक हो गया, और इसने कहा कि बिंबिसार को मेरा प्रणाम। अब बिंबिसार क्या कहा? ये सब कोई बात नहीं, होते रहता है, तुम मेरा दोस्त हो, अच्छा दोस्त कर दिए। एक काम करो, अगर तुम धन्यवाद देना चाहते हो तो अब हम तुम मिल जाओ ना, एक हो जाओ ना, बढ़िया लगेगा। तो कहा कि ठीक है, अब कर्ज चुकाना था ना। तो इसने क्या किया? अवंती को अपने में मिला लिया। अब मगध जो यहाँ पर था, मगध कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा, ये हो गया मगध पूरा। अब राजा प्रद्योत बीमारी से छुटकारा और राज्य से छुटकारा पा गया। ऐसे थे बिंबिसार, कूटनीतिक चाल चलते थे, डिप्लोमेसी वाला काम करता था। ये हो गया बिंबिसार वाला कहानी, समाप्त हो गया। तो ये हो गया। तो याद रखना, जीवक को कितनी बार सेवा के लिए भेजा था? 2 बार। एक बार महात्मा बुद्ध को जो बीमार थे उस समय, और एक बार जब प्रद्योत जो कहाँ के राजा थे, अवंती राजा था, उस समय था, तब 2 बार उसको क्या किया था? उसको भेजा था। इतना पता चल गया। आगे सुनिए, आगे क्या कहा है? आगे यही बोला है कि ये तो हो गया उसका कूटनीतिक चाल। महात्मा ये जो थे बिंबिसार इतना ही में नहीं रुके। बिंबिसार का एक चाल और बड़ी खराब था। क्या पता है? क्या था बताओ ना? टाइम हो गया क्या? अभी टाइम ही नहीं हुआ है, तुरंत जाए करे। हाँ, तुम जाओ, काम करो, जाओ। में क्या आते हैं? बिंबिसार कोई ऐसा आदमी नहीं था। बिंबिसार अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो सबसे पहला एग्जांपल डेमो देख लिए कि राज्य का विस्तार कैसे किया, उसको इलाज कराकर कर लिया। दूसरी बात, अब इनको चाहिए था बहुत राज्य, बहुत ज़्यादा राज्य चाहिए था। तब ये खोजता था क्या? ये जगह जगह भ्रमण करता था, समझे? अपने घोड़े को लेकर पीठ में चढ़कर जगह जगह भ्रमण करता था, जगह जगह घूमता था। और इसका एक चलिया खराब था। क्या पता है क्या चाल खराब था? क्या चाल खराब था? क्या चाल खराब था? इनका चाल खराब था कि बुढ़ोती में ये विवाह करेगा, इसको शादी करेगा, बड़ा मन में विचार होता था। बुढ़ोती हो गया फिर भी मन नहीं उमड़ा, पूरा नाम ब्याह ही करेंगे। ये एकदम घोड़ों पर सवार होकर चल जाता था। लेकिन इसका एक और चाल खराब था। इसका एक चाल क्या खराब था कि जिस भी ये ऐसा लड़की खोजता था ना, जहाँ जिसका भैया ना हो, जिसका भाई ना हो, ऐसा लड़का खोजता था। मैंने ऐसा लड़की खोजती थी। कहे कि अगर भाई मिलेगा तो फिर संपत्ति नहीं मिलेगा, और संपत्ति मिलेगा तभी तो शादी कर रहा है। शादी तो बस ऐसे हवाबाजी है, असली में संपत्ति चाहिए। आप जानते हो कि जिस लड़की का भाई नहीं रहता है, उसका सारा संपत्ति, बड़ा लाभ है इसमें, बहुत लाभ है। पहला लाभ क्या है? पहला लाभ यह है कि आपको दोनों जगह का संपत्ति मिल जाएगा। अपना बाप वाला तो मिलवे करेगा, वो वाला मिल जाएगा। दूगो हो गया, ये पहला वाला लाभ हो गया। लाभ देखो, हर एक चीज़ में लाभ के साथ हानि भी एक्स्ट्रा में फ्री होता है। अब हानि क्या है? हानि ये है कि अगर जैसे ही चीज़ आप लोगे ना, बस तुम जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाओगे। और जब भी तुमको अच्छा बात सुनने को मिलेगा, उसके मुंह से सुन लोगे कि सब तो हमारे बाप का है, ये तो हम ही दिए थे, हम ही कराए थे, हमारे तो सब हैं। बस तुम पक जाओगे, माथा पर नाचे लगेगी। इससे बढ़िया क्या भैया, तुम अपने घर में नाच, हम जो हैं अपने घर में नाचेंगे, हमको ना चाहिए। लेकिन ये मानता कहाँ है? ये मानता नहीं था, ऐसे ही लड़की खोजता था, समझ बात को। और लड़की खोज भी लिया, धाए लड़की खोजते गया और अपने राज्य का विस्तार करते गया, समझ बात को। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला राजा था। तो देखिए, इसने क्या था? 3 गो बिया,
3 शादी करा था, बैसाख महीने में कराया था, तो बैसाख महीने में 3 को किया था, समझे कि नहीं। 3 को इसलिए किया था कि बैसाख महीने में और जेठ में धूप थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, कोरोना आएगा, खर्चा बच जाएगा, ये है बात। तो पहला, दूसरा, तीसरा। आप तीनों पत्नी का नाम देख लो, तीनों पत्नी का नाम क्या क्या है उसको जान लीजिए, आपको भी काम आएगा, भाभी भाभी कहिएगा। सुनिएगा क्या हुआ है कि पहला जो था, सुन लो, पहला शादी क्या था, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से। पहला कौन थे? कौशल नरेश, कौशल नरेश, सुनो, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। अरे बाप, कितना दूर का रिश्ता है। प्रसेनजीत की बहन। आप बोलोगे तो ये खोज रहा तो कोनो भाई ना रहे, ये ऐसा भाई नहीं था, ये कौन भाई था, ये ऐसे पड़ोसी वाला भाई था, अपना नहीं था। प्रसेनजीत की बहन जिसका नाम था, नाम सुनो, खतरा वाला नाम है, नाम है महाकोशला। अरे बाप, कौशल रखने में शर्म आ रही थी, हैं? महाकोशला। ये महाकोशला से पहला विवाह किया कौन? बिंबिसार। दूसरा विवाह सुन लो, दूसरा विवाह बोलते हैं कि अब चला गया अवंती के पास, और कहते हैं वैशाली के चटक की पुत्री। देखिए दूसरा कौन थे? वैशाली में था एक राजा था चेटक, और चेटक की एक पुत्री थी, एक ही पुत्री, एकलौती, और उस पुत्री का नाम था, नाम सुनो, चेलना। इनसे शादी किया। और तीसरा है आधुनिक मध्य देश, जिसको पंजाब बोलते हैं ना, पंजाब बोलते हैं, आधुनिक पंजाब बोलते हैं, मध्य देश, वहां की राजकुमारी जिसका नाम था क्षेमा। छेना पानी नहीं रे, क्षेमा से ब्याह किया था। तो 3 हो गया। पहला है कौशल नरेश प्रसिद्ध की बहन महाकोशला, वैशाली की चटक की पुत्री चेलना, और राजकुमारी क्षेमा। ये कहाँ की थी? ये आधुनिक पंजाब, जिसको मध्य देश बोलते हैं, मध्य देश, वही का ये तीनों राजकुमारी थी। इतना पता चल गया। तो इस चीज़ को आप जो है लिखित रूप में ले लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अभी थोड़ा सा और लाइन है, मैं सुनाता लेकिन सुनाएंगे नहीं, थोड़ा देर बाद सुनेंगे, पर इसको लिखित रूप में ले लो। ये करो, पहला लिखिए। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।